बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान का सालाना बजट जो है वो उसका ऐलान होने जा रहा है। सबको इंतज़ार है कि ये बजट किसके लिए क्या ख़बर लेके आएगा, किसके लिए खुशखबरी होगी, किसके लिए बुरी खबर होगी। और सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं इस पाकिस्तान की आवाम, जिसकी नज़रें बजट पर हैं कि उनके लिए क्या रिलीफ जो है वो उन्हें मिलता है। फिर मुलाजमीन को इंतज़ार है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होता है, और फिर पेंशनर्स जो है वो भी इस इंतज़ार में हैं कि उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। आम और सादा सी बात यही है कि हर बजट से, चाहे इस साल का बजट हो, चाहे उससे पहले का बजट हो या आने वाले बजट हों, इस बजट से आवाम को तवक्कुआत होती हैं कि हुकूमत ने उनसे वादे किए होते हैं कि बजट में ये रिलीफ देंगे, बजट में ये रिलीफ देंगे। लेकिन अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हुकूमत के जो वादे थे वो किस हद तक पूरे होंगे, क्योंकि IMF के साथ भी आपने चलना है। IMF के साथ जो एग्रीमेंट है, जो वादे वईद हैं वो भी पूरे करने हैं, जो अहदाफ दिए हैं IMF ने वो भी पूरे करने हैं, और उसके साथ साथ बजट भी पेश करना है। नो डाउट ये एक मुश्किल बजट होगा। जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो माहिरीन हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये हुकूमत के लिए, आवाम के लिए ये एक मुश्किल बजट जो है वो आने वाला है, जिससे आवाम की जो बाइंग पावर है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। और फिर टैक्स नेट में कौन कौन आएगा। जो एक कंपेन चली हुई है कि फाइलर और नॉन फाइलर की जो चीज़ चल रही है, किस हद तक फाइलर जो है वो बन पाएंगे, टैक्स नेट में कितना इजाफा हो पाएगा, रिकवरी अहदाफ जो है वो किस हद तक जो है वो पूरे हो पाएंगे। जिन सेक्टर्स पर टैक्स नहीं है, क्या वो टैक्स नेट में लाए जाएंगे। ज़राअत के शोबे पे बात हो रही है कि उस पर टैक्स लगने जा रहा है, या जो सनतें हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 300 अरब जो है टैक्स जो है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है, और बाकी 71 अरब जो है बाकी जो सेक्टर्स हैं वो मिला के सारा जो है वो टैक्स देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को सैलरी देती है, उसी सैलरी में जो है वो टैक्स काट के अपनी जो है वो रेवेन्यू शो किए जाते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का मामला है कि डायरेक्ट टैक्सेस से जो है वो किस हद तक गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, या डायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन कौन से सामने आते हैं, इसका अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्योंकि स्पीच की तैयारी है और वज़ीर ख़जाना जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं, और किसी भी वक्त इस बजट की तकरीर जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज शकील दामे साहब, माहिर माशियात हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। आबिद सुलैरी साहब माहिर माशियात हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। शकील साहब, आबिद साहब, आपका शुक्रिया सर ज्वाइन करने का नियो TV को। सबसे पहले आबिद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सर मुझे बताइएगा, जो मैंने जैसे पहले कहा कि बजट पर हर एक शख्स को तवक्को होती है कि उसके लिए ये बजट क्या खबर लेके आएगा, क्या खुशखबरी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, गैस बिजली की कीमतें हैं, फिर महंगाई की सूरत हाल है। तो आप सर इस बजट को क्या देख रहे हैं, और जो कंपेन चलती है आबिद साहब के फाइलर और नॉन फाइलर के जो बात की जाती है, जो जिन सेक्टर पर टैक्स नहीं है सर, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि उन्हें टैक्स नेट में कैसे लाया जा सकता है। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, जो बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल है, ये तो अब हर 15 दिन के बाद कीमतें चेंज हो रही होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और हर 2 महीने के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आता है, जिसमें कि बिजली का रेट चेंज हो जाता है। इसमें जो एक इजाफा शायद मैं देख रहा हूँ होते हुए, वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स जो है, इनमें से कोई एक जो है वो मजीद आएगा, ताकि सैलरीड क्लास को और पेंशनर्स को मजीद टैक्स नेट से बचाया जा सके। जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है, और कल वजीर ख़जाना मेरा ख्याल है बड़े क्लियर थे इस चीज़ पे कि सबको टैक्स देना होगा, और जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आना है। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे भी बड़ी दो टोक राय दी कि कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेटाइज होने जा रही है वो ऐसी नहीं जो कि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन हो। उन्होंने कहा फंक्शन स्ट्रेटेजिक हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस में है तो उनका हल निकालना होगा। तो ये जो बजट हमें जहन में रखना है कि ये IMF प्रोग्राम लेने के लिए बजट है, और ये एक प्रायर कंडीशन है। पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की हैं या जो माजी में करता चला आ रहा है IMF के साथ,
इस प्रोग्राम के हसूल के लिए। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल का मज़हर होगा कि पाकिस्तान कितना संजीदा है रिफॉर्म्स लाने में। फाइनेंस बिल अगर अप्रूव हो जाता है और ये अगर हो जाएगा तो फिर जुलाई में जाके IMF का नेगोशिएशन शुरू होगा। और आखिरी बात ये कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि IMF के अलावा कोई प्लान भी हमारे पास मौजूद नहीं। तो जाहिर है कि अगर IMF ही आपके लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है तो फिर आपको जो कमिटमेंट उसके साथ की गई है वो पूरा करना होंगी। ठीक है शकील साहब, आपसे बताइएगा कि जारी बात है महंगाई की सूरत हाल है और आवाम की तवक्कुआत भी अपनी जगह पर हैं। कितना मुश्किल सा बजट होगा जो सूरत हाल चल रही है, जो माशी सूरत हाल है। अभी आवेद साहब ने कहा कि जो आपने IMF के साथ वादे किए हुए हैं वो आपने पूरे करने हैं, आपने शो करना है कि वो आप कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं और कितना जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शो करते हैं IMF को। जारी बात है तभी जो है IMF आपके साथ जो है वो एग्रीमेंट करेगा, सरमायाकारी आएगी और बाकी चीज़ें जो है होंगी। तो कितना सर आप देख रहे हैं कि मुश्किल बजट होगा पब्लिक के लिए भी और हुकूमत के लिए भी? देखिए मुश्किल तो होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का पहला बजट है, क्योंकि इन्होंने पहले वादे बहुत किए हुए थे। मसलन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, नून लीग ने कहा था हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो अब जी उनका भी होगा कि लोग पूछेंगे जनाब आपने वो क्या किया। जी। यहाँ तक बात IMF की है तो यहाँ पर खबर गर्दिश कर रही थी, अगर वो खबर सच है कि IMF ने में कहा है कि 10% डेप्रिशिएट करे अपने रुपये को। अगर हम 10% रुपये को डेप्रिशिएट करते हैं तो फिर तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो कि मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब एनर्जी की होगी या फूड की होगी वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि जब रुपये डेप्रिशिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। एक चीज़ दूसरा ये है कि देखें IMF जो है वो एक लेंडर है, उसने अपने हिसाब से बताना क्या करना क्या नहीं करना। हमारे पास इसलिए एवेन्यूज़ नहीं है कि जहाँ पर मुश्किल डिसीजन लेने की बात है वो हम डिसीजन नहीं लेते। मतलब हमने अगर बात करनी है कि सब्सिडीज या जब पर्क्स हैं जो कि हम एलीट क्लास को देते हैं 2 ट्रिलियन की, उस पर हम बात नहीं करते, किसकी सुनते भी नहीं है, वो सब देते हैं। मतलब अभी इतने मुश्किल हालात में भी हमने 100 से ज़रा गाड़ियाँ मंगवा ली, वो मुख्तलिफ यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो AC चले, वो इतनी महंगी करोड़ों की हमने गाड़ियाँ मंगवाई। इस बार दूसरी मराद को चलते जाए तो जो बहुत ज़्यादा है। तो अब जो दूसरी बात ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो अब इस तरह हो चुका है कि ये हमारा जितना भी रेवेन्यू है वो हमारा टैक्स रेवेन्यू की तरफ ड्रिवन होता जा रहा है। जब टैक्स रेवेन्यू की तरफ ड्रिवन आप होते जाएंगे तो फिर आपको जो इतना जब ये बजट डेफिसिट आता है, जब फिस्कल डेफिसिट आता है, इसको कंपनसेट करने के लिए जो मेजर यानी कि जो उस पर पड़ता है या ज़्यादा पड़ती है वो आपकी मिडिल क्लास या लोअर क्लास ही होती है, क्योंकि उनको टैक्स फिर आप उन पर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे अपर क्लास की टैक्स की, तो देखें बिजनेस को देख लें, अब दूसरे लोगों को देख लें, वो पैसा बाहर ले जाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान में टैक्स है कि नहीं है। या ऑफशोर कंपनीज में देखें या जो भी लीक आती है उसमें देखें, उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उनको पाकिस्तान में क्या टैक्स है क्या नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें वो चीज़ें उनको मैटर ही नहीं करती। तो अब इन चीज़ में बात फंडामेंटली है कि अगर तो हमने हमारा आखिरी रिजल्ट है तो हमें कोई वे आउट देना होगा, हमें इससे निकलना कैसे IMF से। क्योंकि जो IMF की शराइत होती है वो क्या कहती है, लिबरल इकोनॉमी में अपनी ट्रेड ओपन कर दो। भी ट्रेड ओपन करने के लिए ज़रूरी होता है ये वाली बात कि पहले आप कैपेसिटी एनहांसमेंट हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांसमेंट हो, फिर आप ट्रेड ओपन पे जाते हैं। नहीं तो दूसरी जो मार्केट्स इकोनॉमीज होती है वो आपको खा जाती हैं, जो हमारे साथ हो रहा है। कभी हमारी जो मार्केट कंजम्पशन ड्रिवन बन गई है और कंजम्पशन हम इम्पोर्ट करके पूरी करते हैं। अब छोटी से मतलब हम एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं तो कोई अराउंड $10 बिलियन हमारी सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की हमारी इंपोर्ट थी। लेकिन शकील साहब आपने बात की अखराजात की, आपने बात की कि सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं, आपने बात की कि जो IMF कहता है, ज़ाहिर बात है IMF तो कहेगा ना कि जो सब्सिडी जिन लोगों को चाहिए सब्सिडी, जो हकदार हैं सब्सिडी के, उन्हें सब्सिडी दी जाए। ये तो नहीं कि एक मोटरसाइकिलिस्ट भी वही पेट्रोल डलवा रहा है उसी सब्सिडी के साथ, और एक जो है वो लैंड क्रूजर वाला जो 5000 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है या 6000 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है वही उसी रेट पे पेट्रोल वही डलवा रहा है। तो ये फ़र्क तो आपकी बात ठीक है, ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन सर जो लीकेज है, पेट्रोल में कहाँ सब्सिडी है भाईजान जी, पेट्रोल में कहाँ सब्सिडी है? हाँ उसको तो हमने लेवीज 1% लगा दिया है जी जी, मतलब उसके टैक्सेस के अलावा हमने लेवीज इतना लगा दिया है। हाँ जी, तो इस जो भी चीज कंजम्पशन की इलेक्ट्रिसिटी है
उस पर हम कितनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। देखिए हमारा जो भी प्रोग्राम आता है ना, चाहे वो IMF का हो चाहे किसी का भी हो, हम डोनर मेंटालिटी के साथ उसको डिस्कस करते हैं, उसके साथ बनाते हैं। ठीक है। देखिए जब सोलर की बात हुई थी तो उस वक्त हमने बात करनी शुरू की थी, जनाब हमने तो IPPs को पैसे ही पे करने हैं, आप सोलर लगा के हो जाएगी मेन ग्रिड से, तो आप वो जो शॉर्टफॉल होगा उस पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? तो किसी ने भी बात नहीं सुनी। आप देखिए वो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट क्या इस तरफ कहती है हम सोलर पे टैक्स लगाएंगे, अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं ये हर दूसरे दिन बढ़ जाती हैं। अब जब 15 दिन बाद प्राइसेस आपको बढ़ी हुई नजर आती हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए हमने जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है, उन्होंने अपने हिसाब से बताना है, अपनी लैंडिंग के हिसाब से और अपनी उन्होंने चीजों के हिसाब से। हमने अपने चलानी इकोनॉमी, देखिए हमारे पास स्पेस हो सकती है पैदा, अगर हम थोड़ा सा स्टेप लेना चाहें तो हम वो स्पेस पैदा नहीं कर रहे खुद से, इसलिए हमें सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं। जैसे मैंने अभी सब्सिडी की बात की थी जो हमारी चलती है लीड क्लास को, इस तरह फिर आगे चले। हमने जो एग्रीकल्चर को मतलब आपको मजे की देखी चीज, हम ब्लैंकेट सब्सिडी देते हैं, मतलब हम कहते हैं 1000 रुपया बोरी पे हमने उनको दे दिया जनाब की सब्सिडी। अब छोटा फार्मर जो कि पाकिस्तान में 2.3 मिलियन फार्मर जो हैं उनके पास लेस देन 2.5 एकड़ जमीन है, वो तो 10,000 की बोरी खरीद ही नहीं सकता। असल में आपने ये सब्सिडी दी है बड़े लोगों को कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो इसको खरीद लेंगे। इसको हमें अपने स्ट्रक्चर को जरूर करने की जरूरत है, और इसके लिए अगर हमें और कैसे ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है वो है हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेस। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको ऐसा पॉलिटिकली उनको बर्बाद किया हुआ है कि अब हर बंदा कहता है जनाब कि इसमें ये तो बर्बाद ही रहेंगी, इसको बेच दो। भाई ऐसी कौन सा प्राइवेट सेक्टर होगा जो कि एंटिटी को खरीदना चाहेगा जो हमेशा ही नुकसान में रहेगी? इसका मतलब पोटेंशियल बहुत है, हमने सिर्फ उसके गवर्नेंस को प्रॉब्लम किया हुआ है, उसमें लोगों को हमने स्टफ कर दिया उसकी कैपेसिटी से ज्यादा। मसला है गवर्नेंस का, और बेच रहे हैं हम उसको वजह से ना ये नुकसान में जा रही है। और गवर्नेंस आप सेट नहीं होती तो गवर्नेंस करनी होती गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट से नहीं होती गवर्नमेंट को फिर प्राइवेटाइज कर दें। भाई सर एक वो सर देखें ना, जो है वो शकील साहब, आपने GST में जो है वो सुन रहे हैं कि उसमें इजाफा हो सकता है। GST में अगर इजाफा हो जाए तो हर बंदा जो है जो ग्रोसरी जो है वो शॉपिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, सर्विसेज, उस पर टैक्स दे रहा है। मामला ये है सर कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको कैसे आपने जो है वो टैक्स नेट में लेके आना, या जो लोग टैक्स नहीं दे रहे जो है डायरेक्ट टैक्स, उनकी तादाद में कैसे इजाफा हो और उनसे कैसे टैक्स लिया जाए। जैसे आपने बात की सर कि जो लीकेज हैं, जो पैसा बाहर चला जाता है, जो बड़े कहने को तो जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके टैक्स गोशवारे देखें तो टैक्स जो है वो ना होने के बराबर होता है सर। अब यही तो देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ, टैक्स बढ़ाना है, मगर एक बात फंडामेंटली याद रखें जावेद जी, कोई भी मुल्क सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चलता, आपको टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को साथ उसका बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी देखें यही IMF थी जो कि जब रिफॉर्म शुरू हुई चाइना में, उन्होंने कहा आप नहीं चल सकते, आपका ये स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी बन गया। आज भी उनमें देखें तो उनकी जो कि इकानमी, उनका GDP है उसमें 29 to 32% इसमें वेरी करता है। उनका जो GDP है उनकी स्टेट और एंटरप्राइजेस से आता है, और हमारा किधर जाता है? हमारी स्टेट और एंटरप्राइज नुकसान में है। हमने क्यों किया है? हमने धड़ाधड़ नौकरियां बांटी जनाब, ये नहीं देखा उसकी कैपेसिटी क्या है। PIA की मिसाल दे ले, या एक बंदा चाहिए वहाँ आपने 10 बंदे रखे हुए हैं, तो भी उससे एंटिटी ने तो खराब होना है। आपने गवर्नेंस को ठीक करें, यही एंटिटी आपको देगी पैसा। मतलब स्टील मिल की बात करते हैं, पाकिस्तान बनाने जा रहा है ML1, जहाँ हम दूसरे प्रोसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगे हुए हैं, उसमें कितनी स्टील और लोहे की खपत होनी है, उसी से ML1 से शायद हम सारा कोई रिवाइव कर दें उसको स्टील मिल को, मगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। और बेखरीदेगा कौन? यही बड़े जो यानी कि इनके क्रोनीज खरीदेंगे या बड़े बड़े लोग खरीदेंगे। पाकिस्तान को उसका क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। आपने इसकी अगर मिसाल देखनी है, हम लेट 1980s और अर्ली 1990s के अर्जेंटीना की मिसाल को पढ़ें। वहां पर यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से वो कहते थे ना बेच दो सारे डाल, उन्हें बेच दिए। पहला 1 साल में बड़ा पैसा आ गया। अब अर्जेंटीना ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज लिया है IMF की तरफ से, जो उसके IMF की तरफ से शायद सबसे बड़ा है, $50 बिलियन का, मोर देन $50 बिलियन। फिर भी उनकी इकोनॉमी नहीं आ रही, स्टेबल हो रही, क्योंकि जो फंडामेंटल इकोनॉमी वो स्ट्रांग होती है कि जिसके प्रोडक्शन सेक्टर स्ट्रांग हो। सिर्फ टैक्स आपको स्ट्रांग नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले, हमें अभी ज्वाइन किए अर्जुन बलोच साहब ने। अर्जुन बलोच साहब अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के सदर हैं। अर्जुन साहब शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर बताइएगा अजमल साहब के यूजली बात होती है कि ताजर टैक्स नहीं देता, आप ताजरों के नुमाइंदा हैं, और जो रिटेल पे की बात हो रही थी कि रिटेलर जो है वो टैक्स नहीं पे करता, आम दुकानदार जो है उसकी आमदन जो है वो टैक्स नेट में नहीं है, इनकम जो है उसकी,
तो अगर टैक्स नहीं देगा ताजर सर तो फिर एक मुल्क कैसे चलेगा? बात ये है कि ये FBR कहता है जी, और FBR की बात पे यकीन मुझे तो नहीं है, क्योंकि है। FBR सच नहीं बोलता है। ठीक है। बात यह है कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा ताजर है इस वक्त मुल्क में, ठीक है, जिसमें से जिन पे 6 लाख की आमदन वाला ताजर 50 लाख के लगभग है। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट बिजली के बिल के ऊपर 10% इनकम टैक्स अदा कर रहा है। 10% यानी आम बिजली पे तो सर अब हर बंदा नहीं कर रहा है ना। वो टैक्स नहीं, वो टैक्स अलग हैं। कमर्शियली मीटर होल्डर जो है, जी, जी। जिसको आप कारोबारी आदमी कहते ठीक हैं, है। उसका कमर्शियल मीटर ठीक है, है। उसका रेट अलग होता है, वो एक चीज अलग है। हाँ। उस रेट के ऊपर जो चीज टैक्सेस हैं वो अलग है। ये इनको एडवांस इनकम टैक्स अदा करता है। ठीक है, 25,000 से लेकर, मैंने चेक किया है, छोटे से छोटा दुकानदार टायर को पंचर भी लगाता है तो वो भी इनको 25-30 हज़ार साल का टैक्स दे रहा है। हम कहते हैं ना फिक्स टैक्स करें, हाँ। IMF नहीं मानता है जी, हाँ। फिक्स टैक्स नहीं होना चाहिए। ओ भाई, आपको हर ताजर 25,000 से लेकर 70-80 हज़ार रुपए तक साल का टैक्स अदा कर रहा है। अब आप कहते हैं वो नेट में नहीं आता। भाई नेट में उसका ना आपका फेलियर है। आपसे अगर आपके बंदे नेट में लाए, हम एक्सेस देते हैं कि आए जो लोग नेट में नहीं है उनको नेट में लाएं, तो ये इनके बंदे जाके पैसे ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस आज से नहीं, हाँ। बड़े अरसे से जारी है। आपके सामने पता नहीं कितनी मुख्तलिफ स्कीमें आई हैं। हाँ। उन स्कीमों में हमने वीडियो बनाई और चेयरमैन FBR को जाकर दिखाई कि जो कैंप लगा था उसमें जो लोग बैठे थे, रजिस्टर्ड होने के बंदा उसको कहा कि यार तू, मैं सरकारी आदमी हूँ, तू इसमें न रजिस्टर हुआ है, मैं यूनियन तुम्हें फंसा रही है। भाई ये बातें जब आपके दफ्तर के लोग करेंगे, उन्होंने जेबें भरनी है, यकीन करें। शौकत अजीज की तर्ज पे अगर ये काम करें ना, तो मैं दावे से कहता हूं कि हर साल 3 गुना ज्यादा टैक्स है। अच्छा। शौकत अजीज ने महकमा को हमसे दूर कर दिया था, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी PN से लेकर कमिश्नर तक कोई किसी की प्रेमिसेस पे नहीं जाएगा, ना किसी को नोटिस देगा। उन्होंने कहा आए हमारे साथ बैठे, जब वजीर खजाना थे, बैठे और तय करें कि आप हमारे साथ क्या करेंगे। हम आपको सेल्फ असेसमेंट स्कीम देते हैं, लेकिन आप नीचे चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। हमने पूरे पाकिस्तान के ताजर नुमाइंदे थे, हमने उनसे ऐद किया कि हम जितना दे रहे हैं 10% बढ़ा के जमा कराएंगे हर साल। उन्होंने कहा डन हो गया, हम आपका ऑडिट भी नहीं करेंगे। जो ऑडिट में आएगा, कंप्यूटर लाता है, उसको भी हम उसको कहेंगे कि वो 20% और टैक्स जमा करा दे, उसका ऑडिट नहीं होगा, वो पैसे भी अकाउंट में गए। आप यकीन करें वो स्कीम 8 साल रही, ताजर भी खुशहाल था, लेकिन महकमा खुशहाल नहीं था। महकमे के लोग परेशान थे कि ये हटे, कोई ऐसे लोग डार साहब जैसे आ जाए जो हमें इस मुसीबत में डाल, जो हमें जेब में भरने दें।